हेलो दोस्तों, रिग्रेस्ट मर्सनरी की वर्तमान कहानी के चैप्टर नंबर 85 में जहां पर हमने देखा था कि गिस्लिन वेस्ट रीजन के एक स्ट्रॉन्गेस्ट मर्सनरी ग्रुप ड्रेव को अपने साथ शामिल करने के लिए आ जाता है। लेकिन यहां पर तो इसके गले एक और मुसीबत पड़ जाती है, जहां पर इसे पता चलता है कि सबसे पहले इसे ड्रेक मर्सनरी ग्रुप के कमांडर डोमिनिक के बच्चों को मार्टिन के यानी कि वहाँ के रॉयल प्रिंस के हाथों से छुड़वाना होगा। चैप्टर की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिस्लिन मार्टिन के सामने बैठा होता है उसकी हवेली में। गिस्लिन इस मार्टिन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारी सोच तो सचमुच बहुत ही ज्यादा नीची है। किराए के गुंडों के एक ग्रुप के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेशन, तुमने उनके बच्चों को पकड़ रखा है, जबरदस्ती काम करवाते हो। हाँ, उन्हें अपने हाथ से किसी भी कीमत पर निकलने नहीं देना चाहते। सचमुच तुम तो बहुत ही ज्यादा नीचे गिरे हुए हो। बात से पता चलता है कि तुम इस जगह के लीडर कभी नहीं बन पाओगे और तुम्हारा भाई वो तुम्हें कभी भी खत्म कर सकता है, मार्टिन रोड्रिक, क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा कमजोर हो और ये बात भी वो जानता है। दोस्तों, गिस्लिन इस मार्टिन के सामने बैठकर ही इसकी लगातार बेइज्जती कर रहा होता है और कहता है कि टेनेंट इसे आसानी से मार देगा और इसे कभी भी लीडर बनने नहीं देगा। कोई भी बंदा अपनी बेइज्जती सुनकर चुप तो नहीं बैठेगा ना। मार्टिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गिस्लिन पर चिल्ला उठता और कहता है कि लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मार्टिन गुस्से में तमतमाया हुआ गिस्लिन पर टूट पड़ता और कहता है कि लगता है तू तो मेरे हाथों से आज मरेगा ही। जोर से अपनी तलवार को निकालता है और गिस्लिन की तरफ झपट पड़ता है उसे काट डालने के लिए। लेकिन गिस्लिन अभी भी शांत बैठा होता है क्योंकि वो जानता है कि मार्टिन के अंदर इतना दम ही नहीं कि गिस्लिन को मार दे। तरफ से मार्टिन तलवार लेकर गिस्लिन पर टूट पड़ता है और दूसरी तरफ गिस्लिन शांत बैठा मुस्कुरा रहा होता है। वो इसकी वार से बच जाएगा जानता है। तभी हम देखते हैं कि अगले ही पल बीच में रखी मेज को जोर से धक्का मारता है अपने पैरों से, जिसके ऊपर इसने रून स्टोन रखे थे। पोटली में लेकर आया था ना ये मार्टिन से बात करने के लिए। मेज हवा में उड़ती है और साथ ही साथ रून स्टोन भी हवा में उछल जाते हैं। मार्टिन ये सब देखकर हैरान हो जाता है। वार करने से पहले ही वो समझ जाता है कि क्या इतनी तेज वार, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो मुझे एक पल के लिए अंधा कर दिया था। फिर भी मार्टिन हिम्मत करता है और गिस्लिन पर जोर से वार करता है तलवार से और मेज को बीचों बीच से काट डालता है। लेकिन गिस्लिन का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब दोस्तों, ये मार्टिन इतने प्रेशर से गिस्लिन की तरफ वार करने के लिए भागा था कि ये संभल भी नहीं पाता। इसने मेज को काट डाला है, कपड़े को काट डाला है और सीधे आकर गिस्लिन जिस सोफे पर बैठा था उस पर वार करता है। अब दोस्तों, अंदर इतनी सारी हलचल हो रही है, आवाजें हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि बाहर खड़े पहरेदारों को पता नहीं चलेगा। बाहर से पहरेदार अंदर की तरफ आते हैं। हमें आर्मर पहने हुए दो बंदे दिखाए जाते हैं जो अंदर की तरफ भागते हैं मार्टिन को बचाने के लिए और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जो कुछ हुआ, मेज को हवा में उड़ाना, रून स्टोन को हवा में उड़ाना और इसके साथ ही साथ मेज का बीच से कटना, इन सारी बातों की वजह से एक ऐसी चीज होती है जिस पर मार्टिन को खुद ही विश्वास नहीं होता। मार्टिन की गर्दन गिस्लिन की तलवार के ऊपर होती है। जैसे ही मार्टिन इसकी तरफ भागा था ना सोफे पर वार करने के लिए, तभी गिस्लिन खड़ा हो जाता है और इसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख लेता है। और ये सारी चीजें देखकर पहरेदार हैरान हो जाता है कि अब वो मार्टिन को किस तरह से बचाएंगे। ये सारी चीजें कुछ ही सेकंड्स में होती है। मार्टिन का हमला, गिस्लिन का बचना और मार्टिन का इस तरह से मरने की हालत में पहुंचना, इन सारी चीजों को समझते हुए मार्टिन को बहुत ही बड़ा शौक लगता है। उसकी आंखें फटी रह जाती है कि किस तरह से उसकी गर्दन कटने की हालत में पहुंच चुकी है। क्या वो मरने वाला है? मार्टिन के तो डर के मारे दोस्तों पसीने छूट रहे होते हैं। तभी गिस्लिन इसे धमकाते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो तुम एक नोबल हो, क्या इस तरह से तुम्हें व्यवहार करना शोभा देता है? वेस्ट रीजन के इतने बड़े लीडर मार्कस रोड्रिक्स का अगला उत्तराधिकारी इस तरह से व्यवहार करता है। ये सारी बातें अगर उन्हें पता चल गई तो वो क्या सोचेंगे? ये सुनकर मार्टिन, जिसकी गर्दन कटने की हालत में है, वो अपने दांतों को पीसता है। इतनी जोर से गुस्सा कर रहा होता है जैसे कि पत्थर आपस में टकराते हैं और बोलता है कि क्या कहा तूने? तुझे लगता है कि तू जो मेरी गर्दन पर तलवार रख के बैठा है वो आसानी से यहाँ से निकल जाएगा? घटिया इंसान, तेरा मकसद क्या है? आखिरकार तू ऐसा क्यों कर रहा है? एक काउंट होने के बाद भी तू इस तरह की हरकतें करता है। बता, तुझे लगता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे मुझे मारने की हालत में पहुंचने के बाद? तब गिस्लिन इस मार्टिन की गर्दन से अपनी तलवार को हटा लेता है और एक खतरनाक सी हंसी हंसते हुए कहता है कि चल, मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। गिस्लिन अपनी तलवार की नोक को इस मार्टिन के दिल की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि मैं तुझे चुनौती देता हूँ 1 to 1 फाइट की, तो मुझसे लड़। मैं गिस्लिन, काउंट ऑफ फेनरिस, मैं तुझे चुनौती देता हूँ मार्टिन रोड्रिक्स। हो जाए खतरनाक फाइट काउंट गिस्लिन फेनरिस और प्रिंस मार्टिन रोड्रिक्स के बीच। अब दोस्तों, अचानक से ड्यूल फाइट की चुनौती को सुनकर यहाँ पर खड़ा हर कोई हैरान हो जाता है। सबसे पहले इस प्रिंस मार्टिन के पीछे खड़े सैनिक कहते हैं कि क्या ड्यूल फाइट हमारे प्रिंस मार्टिन से? तभी मार्टिन कहता है कि लगता है इस बंदे का दिमाग खराब है, ये मुझसे ड्यूल फाइट करना चाहता है। दोस्तों, मार्टिन हैरान है, परेशान है और शायद थोड़ा सा डरा हुआ भी है। तभी मार्टिन गिस्लिन की इस चुनौती को सुनकर जवाब देता है कि आखिरकार मैं तुमसे फाइट करूँ हुई क्यों, जबकि मैं अपने रॉयल गार्ड से तुम्हें यहीं पर खत्म करवा
करवा सकता हूँ, तो मैं इस लड़ाई में क्यों पड़ूं। लेकिन दोस्तों गिज़लिन अभी भी बेखौफ खड़ा होता और कहता है कि देखो ठीक है, मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ। अगर हम दोनों फाइट करते हैं, अगर तू जीतता है तो मैं यहाँ पर जो कुछ करने आया था वो नहीं करूँगा, रून स्टोन भी यहाँ पर छोड़कर चला जाऊँगा और अपनी हार को स्वीकार कर लूँगा। तो बता क्या तुम मुझसे लड़ेगा। दोस्तों मार्टिन तो पहले से ही शौक के मारे संभल नहीं पा रहा, उसके बाद गिज़लिन लगातार झटके पे झटके दिए जा रहा है। किस तरह से ये जवाब दे मार्टिन समझ नहीं पा रहा। तो गिज़लिन फिर से एक और दाव लगाता और कहता है कि वो अपना सब कुछ दाव पर लगा रहा है। देखो अगर तुम जीतोगे तो मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा और यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो ड्रेक कंपनी मेरी हुई, उसके बाद तुम्हारा ड्रेक कंपनी पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो बताओ मार्टिन क्या तुम मेरी शर्त मानते हो। दोस्तों जैसा कि गिज़लिन का तरीका है, ये हर बार अपना सब कुछ दाव पर लगाकर तैयार खड़ा हो जाता है मरने के लिए, लेकिन इसे पता ही है कि मैं ही जीतूंगा, इसीलिए तो ये बंदा बार बार बैट लगाता है। और इस मार्टिन के साथ भी ये यही चाल चल रहा होता है। मार्टिन तो इसके शब्दों से बहुत ही ज्यादा हैरान है। पीछे खड़े सैनिक गिज़लिन की इन धमकियों को सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि कोई उनके महल में घुसकर उनके प्रिंस मार्टिन को इस तरह से धमका कैसे सकता है, किस तरह से चुनौती दे सकता है। तब वो भाड़े के सैनिक कहते हैं कि क्या हम इससे गिरफ्तार कर ले, बताइए प्रिंस मार्टिन। लेकिन दोस्तों गिज़लिन की शर्त ही कुछ ऐसी है जो मार्टिन को सोच में डाल देती है। उसने बस इतना ही कहा है कि अगर गिज़लिन के शरीर पर ये मार्टिन गिज़लिन के शरीर पर जरा सी खरोच पे डाल देगा तब भी गिज़लिन अपना सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। मार्टिन इसी बारे में सोच रहा होता है। सैनिक चाहते हैं कि इसकी गिरफ्तारी कर ली जाए, लेकिन मार्टिन इन्हें रोकता है और हंसते हुए कहता है कि सचमुच वो बातें सच है जो मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखी हैं। तुम अपने जवानी के दिनों में भी इतने ज्यादा पागल हो, तुमने एक छोटी सी बात पर मुझसे इस तरह से शर्त लगा ली। हाँ, तुमने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, तुम एक काउंट हो फिर भी अपना सब कुछ दाव पर लगाकर मुझसे डुअल फाइट करना चाहते हो और ये कहा कि मैं तुम्हें जरा सी खरोच पहुंचा दूं तो तुम यहाँ से चले जाओगे। लगता है तेरा दिमाग खराब है। तुमने ये शर्त लगाकर बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है और तुमने मुझे कमजोर समझने की भी गलती की है, गिज़लिन फेनरिस। और इस तरह से फाइनली मार्टिन भी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए गिज़लिन से और गिज़लिन की चाल में फंस जाता है। दोस्तों ये बंदा ऑफर ही ऐसे देता है कि कोई इसकी चाल में ना फंसे तो कैसे। दोस्तों गिज़लिन ने जानबूझकर ड्रेक मर्सनरी कंपनी को दाव पर लगवाया है ताकि वो आसानी से गिज़लिन के हाथ आ जाए और बाकी मार्कस रोड्रिक्स से लड़ाई भी ना करनी पड़े। तब दोस्तों हमें यहाँ से सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हमें इस हवेली के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिज़लिन और ये मार्टिन आपस में लड़ने को तैयार है। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और बीच में खड़ा होता है एक बड़े सी तलवार को लेकर सैनिक। इन दोनों के बीच में डुअल फाइट होने वाली है, इसलिए इन दोनों को शपथ दिलाई जाती है कि ये दोनों ही एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो भी होगा निष्पक्ष फैसला किया जाएगा, जो भी एक दूसरे से जीतेगा उसे दूसरे का सम्मान करना ही होगा। इस तरह की शपथ इन दोनों को दिलाई जाती है। मार्टिन इस लड़ाई को तैयार है। तब गिज़लिन भी जोर से चिल्लाता है कि वो निष्पक्ष लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। वहां पर खड़े सैनिकों के बीच में खलबली मची हुई है। वो लगातार मार्टिन की तरफ देख रहे होते हैं कि किस तरह से वो गिज़लिन को हराएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन के पीछे खड़े कुछ सैनिक आपस में फुसफुसा रहे होते हैं कि मार्टिन ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि यहाँ पर अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, अगर मार्टिन हारा जाएगा तो हम इस गिज़लिन को जान से मार देंगे। लड़ाई भले ही जैसे भी हो लेकिन फैसला तो हमारे ही पक्ष में होगा। मार्टिन को ये सारी बातें पता है। वो ये कमीने प्लान पहले से ही बनाकर आया होता है और सोच सोच कर खुश हो रहा होता है कि गिज़लिन चाहे तो कुछ भी कर ले, आज तेरा सब कुछ मेरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों गिज़लिन भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। उसे इस मार्टिन की सारी चालें पहले से ही पता है। वो जानता है कि इसीलिए तो ये एक खटिया योद्धा है जिससे इसका भाई आसानी से हरा सकता है। ये किसी लायक नहीं, ये बात भी गिज़लिन जानता है। तभी तो इतनी बड़ी शर्त गिज़लिन ने लगाई है क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि वही जीतेगा। गिज़लिन इन धोखे भरी बातों को सुनकर कहता है कि इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक निम्न स्तर के योद्धा हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। ये सुनकर मार्टिन को फिर से बहुत ही जोर से गुस्सा आ जाता है। वो गिज़लिन की तरफ पागलों की तरफ भागता है अपनी तलवार को लेकर। और दोस्तों मार्टिन के इस गुस्से के साथ यहाँ पर दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। मार्टिन इसकी तरफ तलवार लेकर पागलों की तरफ भागा है लेकिन वार नहीं कर पाता क्योंकि सामने गिज़लिन है। वो आसानी से इसके वार को रोक लेता है। मार्टिन आगे से पीछे से गिज़लिन को काटने की कोशिश करता है। उसकी तलवार जितनी पैनी है ये योद्धा उतना ही कमजोर है। दोस्तों ये गिज़लिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह से गिज़लिन पर वार करे। मार्टिन पूरी तरह से इस बात के ओवर कॉन्फिडेंस में है कि वो किसी तरह से गिज़लिन को यहाँ पर मारकर आज उसका सब कुछ हथिया लेगा। लेकिन गिज़लिन जो अपने माना के थोड़े से
ओरा के साथ यहाँ पर लड़ाई कर रहा है, वो तो बस इसके साथ खेल रहा होता है। जैसा कि गिजलिन की आदत है, वो मार्टिन के साथ थोड़ा सा खेल रहा होता है, इसे तलवारबाजी सिखा रहा होता है। मार्टिन जो पहले से ही गुस्से में बहुत ही ज्यादा पागल है, वो आगे की तरफ बढ़ता है गिजलिन को मारने के लिए। एक मौका ऐसा आता है जहाँ पर गिजलिन का मुंह पीछे की तरफ होता है। मार्टिन को लगता है कि बस यही सही मौका है, इसे हवा में उछलकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन गिजलिन अपने हाथ को पीछे की तरफ घुमाकर मार्टिन के तलवार के वार को तो रोक ही लेता है और मुड़कर इस मार्टिन को हैरान भी कर देता है कि गिजलिन किस तरह से तलवार को चला सकता है। मार्टिन समझ ही नहीं पा रहा कि इस बंदे को हराए तो हराए कैसे। मार्टिन गुस्से से पागल हो चुका है। तब गिजलिन इस मौके का फायदा उठाता है और मार्टिन के पेट में जोर से एक लात मारता है, जिसके फोर्स से मार्टिन बहुत ही दूर जाकर खिसक जाता है। मार्टिन के चेहरे पर अभी से चोट की हालत दिखाई देने लगती है, वो हाफ रहा होता है और गुस्से में पागल हो रहा होता है। तब गिजलिन फिर से इसका मजाक उड़ाता है और हाथों से इशारा करता है और कहता है कि अबे चल दिखाता हूँ तुझे। मार्टिन सोच रहा होता है कि तूने मुझे बहुत कमजोर समझ लिया, तुझे पता नहीं है कि मैंने वेस्ट के सबसे ताकतवर तलवारबाज टेनेंट से ये सारी चीजें सीखी हैं, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। तब दोस्तों यहाँ पर मार्टिन टेनेंट की तलवारबाजी की टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पूरे जोर से गिजलिन की तरफ भागता है, पलक झपकते ही उसके मुंह के सामने पहुंच जाता है, जैसा कि गिजलिन करता है हमेशा ही। लेकिन गिजलिन जो खुद कर सकता है उससे हारेगा थोड़ी ना। गिजलिन इसके वार को तभी रोक लेता है, जिसे देखकर मार्टिन हैरान हो जाता है कि क्या ये ऐसा कैसे कर पाया। गिजलिन ने इसकी तलवार को हाथों से ही पकड़ लिया है और कह रहा होता है कि क्या तुम सचमुच अपने आप को वेस्ट के सबसे ताकतवर तलवारबाज टेनेंट के शिष्य मानते हो? क्या तुमने सचमुच उससे तलवारबाजी सीखी है? तुम तो इसके लायक भी नहीं। तब गिजलिन गुस्से में भरकर पूरी तेजी से आगे बढ़ता है और इसे दिखाता है कि असली तलवारबाजी कहते किसे हैं। यहाँ पर अब गिजलिन का रौद्र रूप सामने आता है, जहाँ पर वो लगातार इस पर वार करता है और एक ही पल में इसके गले पर वार करके उसे काट देता है। मार्टिन की गर्दन से खून निकलने लगता है, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा घाव हो चुका है, लेकिन अब गिजलिन इसे एक भी मौका नहीं देने वाला। अगले ही पल हम देखते हैं कि गिजलिन इसकी तकनीक को समझकर इसके पेट में जोर से तलवार घुसा देता है और इसे बुरी तरह से घायल कर देता है। मार्टिन जो कि हवा में है, तलवार की वजह से वो मरने की हालत में पहुंच जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जो कि बाहर निकलने को हो रही हैं, और वो सोच रहा है कि ये गिजलिन एक ऐसा राक्षस है जिसने एक ही बार देखकर मास्टर टेनेंट की तलवारबाजी की तकनीक को सीख लिया, बल्कि उससे भी अच्छी तरह से सुधार करके वार किया है। मार्टिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में पहुंच जाता है। तब गिजलिन अपनी तलवार को वापस खींचता है। तब मार्टिन नीचे गिरते हुए बस इतना ही बोल पाता है कि चाहे भले ये टेनेंट को मानता हूँ कि वो एक ताकतवर तलवारबाज है, लेकिन मुझे लगता है कि टेनेंट हार जाएगा। अब बस मार्टिन को टेनेंट से ही उम्मीद है कि वो अपनी तलवारबाजी से किसी तरह से गिजलिन को हरा देगा। मार्टिन तो यहाँ पर गिर जाता है, उसके शरीर से लगातार खून निकल रहा होता है। दोस्तों लड़ते लड़ते ये किले के अंदर तक पहुंच चुके थे। यहाँ पर गिजलिन का खतरनाक ओरा दिखाई देता है, जिसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार है। तभी पीछे से भागते हुए सैनिक आता है, जो मार्टिन को नीचे गिरे देखकर हैरान हो जाते हैं। जैसा कि ये लड़ते लड़ते किले के दरवाजे के अंदर तक आ चुके थे, हम देखते हैं कि सैनिक किले की तरफ भागते हैं, गिजलिन को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं। लेकिन तभी होता यह है कि किले के इस ऊंचे से दरवाजे के ऊपर से रस्सियों के सहारे 3 बंदे नीचे की तरफ उतरते हैं, जिन्हें देखकर ये सारे सैनिक वहीं पर रुक जाते हैं। अचानक से धुआं सा उड़ता है, 3 बंदे इनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो होते हैं गिलियन, बेलिंदा और लूकस। इससे पहले कि मार्टिन रोड्रिक के सैनिक गिजलिन पर वार करे, ये तीनों यहाँ पर आ चुके हैं, बीच में खड़े हो चुके हैं, और इन तीनों का ओरा ही ऐसा है कि किसी भी सैनिक को आगे बढ़ने नहीं देंगे। सैनिक वहीं पर डर के मारे खड़े हो जाते हैं। ये तो पहले से ही गिजलिन से घबरा रहे थे, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके आगे बढ़े तो 3 मुसीबत और आकर खड़ी हो गई। अब दोस्तों यहाँ से सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है, हमें यहाँ से शिफ्ट करके बहुत दूर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है ड्यूक डेल्फिन का काले रंग का नुकीली मीनारों वाला कासल, जिसका नाम है एक्लिप्स। दोस्तों ये काले रंग से प्रेजेंट किया हुआ किला भी ड्यूक डेल्फिन के काली शक्तियों के ओरा को बता रहा होता है। अब यहाँ से हमें इस एक्लिप्स कासल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले रोल जोसेफ को, जो कि ड्यूक डेल्फिन का सलाहकार है। रोल जोसेफ अपने इस ऑफिस में बैठा होता है। दोस्तों हर तरफ काले रंग की बाढ़ आ चुकी है, ऐसा लगता है। बेसिकली ड्यूक डेल्फिन की खतरनाक शक्तियों को प्रेजेंट करने के लिए ये हर तरफ काला रंग का सीन दिखाया गया है। रोल अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर काम कर रहा होता है, तभी एक सैनिक आकर इसे बताता है कि बाहर कोई मेहमान इससे मिलने के लिए आया है। रोल उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। रोल के बुलाने पर वो मेहमान अंदर आकर खड़ा हो जाता है। तब रोल जोसेफ इसका स्वागत करता है और कहता है कि आपका यहाँ पर स्वागत है क्रिम्सन मैजिकल टावर के 7 सर्कल के मास्टर डेलमार्ट। और दोस्तों
दोस्तों चैप्टर यहीं पर हो जाता है एंड क्रिम्सन मैजिकल टावर का 7th सर्कल का मास्टर, वो भी ड्यूक डेल्फिन का गुलाम है, इसके इशारों पर चलता है। वो यहाँ पर रोल जोसेफ से मिलने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या घटिया प्लान बनाने वाले हैं गिस्लिन के खिलाफ, उसे बर्बाद करने के लिए। अब जैसा कि गिस्लिन ने उस मार्टिन को हराकर ड्रेक कंपनी को तो अपने नाम ले लिया है, लेकिन क्या उसे टेनेंट से भी लड़ाई करनी पड़ेगी और एक नई और मुसीबत जो इस क्रिम्सन मैजिकल टावर के मास्टर के रूप में उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। किस तरह से गिस्लिन इसे हल करेगा, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और दोस्तों जो भी मुझे कमेंट करते रहते हैं कि मेरा चैनल इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की है, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैंने 4 साल पहले चैनल बनाया था, जो काफी मेहनत करने के बाद स्ट्राइक की वजह से बंद हो गया। उसके बाद 3 चैनल और बंद करने के बाद ये मेरा चैनल है जिस पर मैंने 500 प्लस वीडियो डाली है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि पहले से बेहतर करूँ। और सबसे जरूरी बात, इन सारी वीडियो से मैंने एक भी रुपए नहीं कमाए हैं, इसलिए मेरे कमेंट सेक्शन में घटिया बातें लिखना बंद कीजिए प्लीज, और मेरे वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा।